हम नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज बात उन 4 रियासतों और 5वां जो मरकजी इंतजाम रियासत है पुदुचेरी, इन 5 रियासतों में जो इंतखाबात होने हैं, तारीखों का ऐलान भी अब हो चुका है और इंतखाबात को लेकर तैयारियां भी जारी हैं। तमाम सियासी पार्टियां अपने अपने तौर पर तशहीर में जुटी हैं। धुआंधार प्रचार हो रहा है, खूब तशहीर हो रही है, जोरदार तशहीर हो रही है। प्रियंका गांधी असम में है, राहुल तमिलनाडु में है, ममता बनर्जी जो है बंगाल के हर जिले में उनकी कोशिश है कि वो पहुंच जाए। जेपी नड्डा अभी बंगाल का रुख करके वापस आए हैं। अमित शाह भी बंगाल से वापस लौटे हैं। असम का भी दौरा हो चुका है। वज़ीर आज़म हालिया दिनों अभी तमिलनाडु गए थे। तो पूरी कोशिश है कि किसी तरह से भी वोटर्स को, अवाम तो खैर रहने दीजिए, वोटर्स को यह एहसास न होने दिया जाए कि कोई सियासी जमात या कोई लीडर उनसे दूर है। जहां कोई बड़ा नेता पहुंचता है वहां की तर्ज में कोशिश करता है कि खुद को ढाल लें। कोई वैसा गमछा इस्तेमाल कर लेता है, कोई वैसी पगड़ी पहन लेता है, कोई वैसी पोशाक पहन लेता है। कोशिश ये है कि एहसास कराया जाए कि हम आपके हैं, इसलिए आपका वोट हमें मिलना चाहिए। बहरहाल तमाम सरगर्मियां जारी रहेंगी। इन सब के बीच हम शुरुआत ये करते हैं कि आज 4 अहम खबरें क्या हैं जो हमें इस मौजू से पहले आपको बतानी है। देखिए ये 4 अहम खबरें। तो ये 4 अहम खबरें जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसमें पहली अहम खबर तो ये है कि कोरोना के खिलाफ जो कोशिश मुल्क में जारी है, टीकाकारी का जो मुहिम चल रहा है कि मुहिम चल रही है, उस मुहिम में आज वजीर आजम ने भी खुद को कोरोना का टीका लगवाया और इससे जाहिर एक पैगाम गया कोरोना वैक्सीन को लेकर। जो कुछ लोगों में हिचकिचाहट थी कि वजीर आजम ने खुद ये टीका लगवाया है, और सिर्फ वज़ीर आज़म ही नहीं बल्कि बहुत बड़े बड़े नाम इनमें शामिल हैं। शरद पवार ने भी टीका लगवाया है, नीतीश कुमार की भी टीकाकारी हुई है, नवीन पटनायक की भी टीकाकारी हुई है। तो बहरहाल जो दूसरा मरहला था टीकाकारी का, वो आज जारी रहा और अभी ये कुछ दिनों तक चलेगा। इसमें कोशिश ये है कि 60+ यानी 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग और जो 45 साल से ऊपर है लेकिन किसी खास बीमारी से भी वो जूझ रहे हैं, कोमोर्बिडिटीज़ है, तो उन्हें भी इसकी टीका लगेगा। दूसरी अहम खबर है कि जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा चुनाव का ये माहौल है, तो दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ऊपर बाईं तरफ, उसमें 2 तस्वीरें नजर आ रही है। राहुल गांधी तमिलनाडु में हैं, लगातार वहां रोड शो कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। यहां तक कि उन्हें एक मंजर में पुशअप करते हुए भी देखा गया नौजवानों के साथ। और वहीं प्रियंका गांधी वो असम में है, उन्होंने वहां कामाख्या मंदिर के भी दर्शन किए और कोशिश ये है कि वहां लोगों को एहसास कराया जाए कि कांग्रेस या प्रियंका उन्हीं में से हैं और वहां पर सियासी जो फायदा हो सकता है वो उन्हें मिल पाए। तो ये सियासी रंग। तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं दाहिनी तरफ नीचे की तरफ जो तस्वीर है वो है गैस सिलेंडर की। बखूबी आप पहचानते हैं इसे, वैसे भी ये वजनी होता है, लेकिन जो महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है वो गैस सिलेंडर को और ज्यादा महंगा और ज्यादा वजनदार करता चला जा रहा है। मतलब ये महंगाई का वजन है। सिलेंडर में फिर से 25 रुपए फी सिलेंडर इसकी कीमत बढ़ गई है। दिसंबर से लेके अब तक 225 रुपया फी सिलेंडर कीमत बढ़ी है, दिसंबर से लेके अब तक। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या यह भी एक अहम मुद्दा होगा। चौथी खबर जो आप देख रहे हैं वो है आयशा की, जो अब इस दुनिया में नहीं है, अब हमारे दरमियान नहीं है। जहेज का खात्मा और जहेज के लानत जैसे जुमले सिर्फ हमारे समाज की सच्चाइयों पर पर्दादारी का काम करते हैं। और जैसा कि आयशा ने अपनी जान देने से पहले, ये गुजरात की बच्ची जिसने खुदकुशी कर ली और खुदकुशी से पहले जो अपना वीडियो उसने पैगाम दिया लोगों को और ये समझाने की कोशिश की कि क्यों उसने ये कदम उठाया है। उसने कहा कि वो अल्लाह के पास जा रही है, वो बहुत खुश है और अल्लाह से वो शिकायत करेगी या पूछेगी कि आखिर उसकी क्या गलती थी। इसी पर आयशा, समाज की आयशा के मौजू पर हमारा आज खास प्रोग्राम भी होगा। तो नाज़रीन, ये थी 4 अहम खबरें। अब हम आगे बढ़ेंगे खबर खास में।
तो आज का अहम मौजू चुनाव और चुनाव में किसकी चलेगी, चुनाव में किसकी चलेगी। सबसे अहम सवाल यही है, क्या चुनाव में आवाम की चलेगी, क्या चुनाव में वोटरों की चलेगी, क्या चुनाव में जो सियासी घमसान है, एक दूसरे के साथ चुनावी मौके का फायदा उठाते हुए तालमेल बिठाने की कोशिश है, क्या इसकी चलेगी। क्या चुनाव से ऐन कबल जिस पार्टी का झंडा ढोते ढोते बड़े हो गए, बूढ़े तक हो गए, और उस पार्टी को ऐन कबल छोड़ देना, क्या चुनाव में इसकी चलेगी। क्या चुनाव में इसकी चलेगी कि आवाम के बीच जाकर यह बताना कि अगर हमारी सरकार फिर से आई तो हम इसे या आपके इलाके को बहुत ज्यादा तरक्की वाला बना देंगे। क्या चुनाव में इसकी चलेगी। क्या चुनाव में इसकी चलेगी कि जब चुनावी मौसम होता है तो बहुत बड़े बड़े और बहुत ऊंचे ऊंचे, बहुत कारामद वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन वादों का क्या होता है आवाम बेहतर समझती है, जानती है। तो क्या चुनाव में ऐसे वादों की चलेगी या फिर धुआंधार सियासी प्रचार, इंतखाबी प्रचार के बीच आवाम अपने अक्ल से वार करेगी। चुनाव में किसकी चलेगी। तो ये जो आपको हम बता रहे हैं कि चुनाव होने वाले हैं असम में, जहां 126 सीटें हैं कुल, चुनाव होने वाले हैं मगरबी बंगाल में, वहां भी जबरदस्त रन चल रहा है, वहां 294 सीटें हैं मगरबी बंगाल में असेंबली की। चुनाव होने वाले हैं असम और मगरबी बंगाल के अलावा तमिलनाडु में, जहां 234 सीटें हैं, जहां सिर्फ एक ही फेज में सारी के सारी 234 सीटों पर वोटिंग हो जाएगी। चुनाव होने वाले हैं जुनूब की एक और रियासत केरल में, जहां 140 सीटें हैं, और चुनाव होने वाले हैं मरकजी इंतजाम रियासत पुडुचेरी में, जहां कुल असेंबली की 30 सीटें हैं। तो इन तमाम रियासतों में क्या है अहम मुद्दे और क्या है सियासी गठजोड़, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं इस मौजू पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खालिद इबादुल्ला, तर्जुमान हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के, टीएमसी के। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खालिद इबादुल्ला। प्रमोद स्वामी जो तर्जुमान हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खास तौर से असम की जो पॉलिटिक्स है इस पर हम इनसे बात करेंगे। ज़ाहिरुल इस्लाम जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जो AIUDF यानी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, इसके तर्जुमान है ज़ाहिरुल इस्लाम। इनसे भी हम खास तौर से असम की सियासत पर बातचीत करेंगे। और डॉक्टर अजय उपाध्याय तर्जुमान है कांग्रेस के। कांग्रेस जो कि असम में भी खास एक बड़ी पार्टी के तौर पर है, कांग्रेस जो बंगाल में भी एक पार्टी है, कांग्रेस जो तमिलनाडु में भी है, जो पुडुचेरी में भी है और जो केरल में भी है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले मैं टीएमसी के खालिद इबादुल्ला के पास जाना चाहूंगा। खालिद साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि जब इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान किया और जब यह बात बिल्कुल साफ तौर से कही गई कि बंगाल में जो इंतखाबात होंगे वो कुल 8 फेजेस में यानी 8 मरहलों में होंगे, ममता बनर्जी ने इसके खिलाफ बातें की, नाराजगी का इजहार किया, क्या वजह है? वजह सिर्फ है कि बंगाल को किस तरह से आप लोगों के माध्यम से देखा जा रहा है कि बंगाल को किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके लोग और उसके इस तरह से CBI, ED और ये नई से इलेक्शन कमीशन का रूप देखने को मिला है। आपने बताया, बड़ी अच्छी बात बताई कि इलेक्शन कमीशन के लिए ममता बनर्जी क्यों नाराज है। इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करते हैं और कहते हैं कि कोरोना का मामला है इसलिए हम लोग 8 बार में इलेक्शन करवा रहे हैं। वो शायद मुझे कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के तरफ से भी मुझे लगता है कि इशारा है कि बंगाल में आपको भारतीय जनता पार्टी के हाथ को मजबूत करने के लिए ये 8 बार का इस्तेमाल कर। मैं तो ये भी चाहूंगा कि हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे आपस में अपने कार्यकर्ता, अपने लोगों के साथ, कि ऐसा क्यों नहीं किया भारतीय जनता पार्टी को कि 1 साल में पूरा इलेक्शन का 365 दिन में 294 का इलेक्शन करवा ले, तो इसमें भी ममता बनर्जी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि कोरोना के वजह कर हम इसको 8 बार करा रहे। तो मैं उनसे पूछूंगा कि कोरोना सिर्फ बंगाल में ही है, कोरोना क्या तमिलनाडु में नहीं है, कोरोना क्या आसाम में नहीं है, कोरोना क्या पुडुचेरी में नहीं है, कोरोना क्या और कोई राज्यों में नहीं है? तो ये कहीं ना कहीं दोहरी नीति तो नजर आ गई है।
दोहरी नीति आपको लग रहा है इस पर प्रमोद स्वामी क्या कहते हैं, बीजेपी के तर्जुमान हैं। प्रमोद स्वामी साहब, मेरा सवाल है कि जिस तरह से इलेक्शन की तारीखों को लेकर और जिस तरह से चुनाव को फेजेस में बांटा गया उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, बीजेपी इसे कैसे देखती है? देखिए, आपको भी पता है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और उन्होंने अगर बंगाल में 8 चरणों में करा रहे हैं कोरोना की वजह से, और उसके ये तो इसमें गलत क्या है? आसाम में भी 3 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन आसाम तो बंगाल की अपेक्षा छोटा राज्य है। तो इस तरह से आज जो टीएमसी जो हमारी जो सभी लेकिन प्रमोद स्वामी साहब, आपके सवाल जवाब से एक सवाल यहां यह पैदा हो रहा है कि केरल के मुकाबले तमिलनाडु बड़ा राज्य है, वहां 234 सीटें हैं, फिर वहां पर एक ही फेज में क्यों हो रहा है और असम में 3 फेज में क्यों हो रहा है? देखिए, चुनाव आयोग अपनी एक निष्पक्ष संस्था है, वो अपना एक विश्लेषण कर कर उन्होंने एक तिथि घोषित की है। अब उस पर भी अगर वितर्क होगा तो वितर्क करने के लिए लोग स्वतंत्र है, लेकिन यहाँ जो चुनाव होंगे वो 5 साल में आपने जनता के लिए क्या किया, वो रिपोर्ट कार्ड लेकर के आप जनता के पास जाएंगे और जनता जनार्दन जो है अपना जनादेश देगी। अब सवाल ये उठता है कि 10 करोड़ लोगों को 95,000 करोड़ रुपए की जो सहायता केंद्र सरकार ने दी थी, वो बंगाल के लोगों को इसका लाभ क्यों नहीं मिला? सवाल ये मैं बिल्कुल इसी सवाल पर आगे बढ़ूंगा, लेकिन पहले रिएक्शन लेता हूं। खालिद इबादुल्ला से मैंने पूछ लिया है, डॉक्टर अजय हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के। डॉक्टर अजय, जो टीएमसी सवाल उठा रही है इस बात को लेकर, हालांकि अभी 2 दिन इसको गुजर गए, फिर भी यह सवाल जिंदा है कि भाई बंगाल में 8 फेजेस में क्यों, असम में 3 ही फेज में क्यों और तमिलनाडु में असम से बहुत ज्यादा सीटें हैं तो एक ही फेज में क्यों? क्या कांग्रेस को भी पर कुछ कहना है, कुछ एतराज है? और देखिए, चुनाव आयोग ने अपनी सुविधा और अपनी व्यवस्था के हिसाब से जो भी ये शेड्यूल जारी किया है, और टीएमसी यदि इस पर कोई प्रश्न कर रही है तो उसके शंकाओं का समाधान करना चुनाव आयोग का एक ड्यूटी भी बनता है। यदि कोरोना एक बहाना है तो निश्चित तौर पे ये बहाना कहीं भी लॉजिकल इसका कोई नहीं दिख रहा है अंजाम कि कोरोना के कारण यदि बात थी तो बाकी राज्य में भी, तमिलनाडु तो बहुत ज्यादा देखी जाए तो उसकी जनसंख्या और संख्या भी सीट की है, वहां पे होनी चाहिए थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी का मानना है कि यदि कोई सिक्योरिटी रीजन्स है, कोई रीजन्स है तो बात अलग है। हमारा मानना इस चुनाव के इस मुद्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण है ये जो शेड्यूल से, कि चुनाव के तरीकों में किस तरह से सिक्योरिटी और किस तरह से शांति व्यवस्था बनी रहे, और जो मताधिकार का उपयोग करना है अधिकतम लोग कैसे करें, ये चुनाव आयोग की प्राइम ड्यूटी और प्राइम कंसर्न है। और निष्पक्षता कैसे बनी रहे, इस पर सबको एक कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं जानना चाहूंगा, हमारे साथ मौजूद है ज़ाहिरुल इस्लाम, तर्जुमान एआईयूडीएफ के। मेरा सवाल यह कि क्या यूडीएफ को भी कहीं शेड्यूल पर कोई सवाल है? चूंकि अगर वो सवाल बाकी उठा रहे हैं तो अगर आपके पास सवाल है तो ठीक है, और दूसरा यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन पर जो अभी डॉक्टर अजय सवाल उठा रहे हैं कि पार्शियलिटी ना हो, इम्पार्शियल तरीके से इंतखाबात हो जाए, एयूडीएफ क्या कहना चाहता है? इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट विंग्स है, एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, तो उनको जो इंडिपेंडेंस जो है वो बरकरार रखना चाहिए, और वो रखा भी है, रखेगा भी, आगे भी रखेगा। हमारा उम्मीद है कि वो आगे भी रखेगा। बाकी जो चरणों में इलेक्शन कंडक्ट करने की जो बात हो रहा है, आसाम में ब्रह्मपुत्र वैली एंड बराक वैली 2 हिस्सों में बटा हुआ है। तो ब्रह्मपुत्र एंड बराक वैली में पहले चरण में तो हमारा 47 सीट में हो रहा है, दूसरे चरण में 40 एंड बाकी जो है वो रेस्ट तीसरे चरण में हो रहा है। तो इस हिसाब से हमारा, क्योंकि आसाम में अप्रैल में बिहू भी है, आसाम का सबसे बड़ा ये कल्चर है बिहू, तो उसके बिहू से पहले ये खत्म होने के लिए, करने के लिए एक डिसीजन लिया हुआ था, एक अर्जी भी था, एक रिक्वेस्ट भी था। तो उस हिसाब से क्या है, तो एक हिसाब से ठीक ही है, हमारा ऐसा कोई खास प्रॉब्लम है। चलिए, असम में आपको शेड्यूल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा अब सवाल असम के बारे में यह है, असम से हमारे साथ अभी बीजेपी के तर्जुमान भी जुड़े हुए हैं। असम में मुद्दे क्या है ज़ाहिरुल इस्लाम? किन मुद्दों के बुनियाद पर लगता है कि एआईयूडीएफ और कांग्रेस का गठबंधन इस बार कामयाबी तक पहुंचेगा?
आसाम में मुद्दा ही मुद्दा है। आसाम में इस 2021 का इतना सारा मुद्दा है कि ये मुद्दे के बारे में अगर मैं बोलता जाऊं ना, मेरे को अगर आप 5 घंटा भी दोगे तो भी कम होगा। बीजेपी का इतना फेलियर से, बीजेपी का इतना अच्छा, बीजेपी के आपकी नजर में बहुत सारे फेलियर है, 3 फेलियर गिना दीजिए आप, फिर मैं जवाब देता हूं स्वामी जी से। सबसे बड़ा फेलियर है, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में 376 वादे किए थे जी, आसाम के लोगों के लिए। वो 376 वादे किए थे 2016 में। उसमें आज की डेट में उस मैनिफेस्टो का 25% भी उन लोगों ने फुलफिल नहीं किया। दूसरी बात, सबसे बड़ा फेलियर यह है कि वो लोग 2016 में बोला था कि हम असम एकॉर्ड को इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन वो वादे करने के बाद भी वो एक नाम का एक कानून लाके असम के लोगों के ऊपर इंपोज किया, जो असम का लोगों का बिल्कुल खिलाफ था इस कानून के। ठीक है, मैं इन्हीं दोनों बातों पर प्रमोद स्वामी से रिएक्शन लेता हूं, जो बीजेपी के लीडर हमारे साथ हैं। और मैं सिर्फ इतना बता दूं अपने नाजरीन को कि जो इन्होंने कहा है, और मेरे ख्याल से CAA है जिसे उन्होंने कहा है शॉर्ट में। प्रमोद स्वामी, AIUDF का कहना है कि बीजेपी के बहुत सारे फेलियर्स हैं, क्या अपनी बात वो सही है? क्या मेरे को पूछ रहे हैं? जी प्रमोद स्वामी जी, आपसे पूछ रहा हूं। हाँ ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि हमारा फेलियर जो क्या है, ये देश आसाम की जनता ने समय समय पर अपने जनादेश के द्वारा इस बात को साबित किया है। हमारी पार्टी 2016 में हम चुनाव जीत के आए, और 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें भी हमें सफलता मिली। 2014 में हमारी 7 सीटें थी, 2019 में जनता ने हमें 9 सीटें दी। और जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो का आंदोलन के बाद नहीं हुआ था, तो जनता ने अपना जनादेश तो हमें 2 सीटें ज्यादा दे करके अपना जनादेश दिया। का आंदोलन के बाद यहाँ पंचायत के चुनाव हुए, उसमें भी हम सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे। उसके बाद यहाँ जो ऑटोनॉमी काउंसिल के चुनाव हुए, उसमें भी सारे चुनाव में हमने सफलता अर्जित की है। तो मेरे को यह समझ में नहीं आता है कि लोकतंत्र में लोकप्रियता का पैमाना क्या है। मेरे ख्याल से जनता जनार्दन जो निर्णय करती है वह निर्णय ही लोकतंत्र में। चलिए, TMC से हमारे इबादुल्ला साहब, असम में CAA जिसे शॉर्ट पे यहां पर कहा जा रहा है, असम में CAA एक मुद्दा है, इसे AIUDF मानती है, और ये मुद्दा है शायद हो लेकिन उतना कारगर नहीं, उससे बीजेपी के परफॉर्मेंस पर असर नहीं पड़ेगा, ये प्रमोद स्वामी जी का कहना है। क्या TMC के लिए असम में CAA यानी कि मगरबी बंगाल में CAA एक मुद्दा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा जहां पर इलेक्शन आता है वहीं मुद्दा शुरू हो जाती है। CAA का मुद्दा था बहुत पहले से, और CAA को उन्होंने जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया है वो पूरी जनता आज बता देगी। 2021 का इलेक्शन होने जा रहा है, 2 मई में आपको पूरा ये पिक्चर क्लियर हो जाएगा, सिनेरियो साफ हो जाएगा कि कितना बड़ा धक्का बीजेपी को लगने वाला है। आप लोगों के माध्यम से देखा जा रहा था कि लगभग 60 और 40% सीट बंटवारा हो रहा था, लेकिन मुझे जहां तक उम्मीद है आसाम में, खास तौर से आसाम में इस बार आसाम की जनता और आसाम की दुखित जनता जो भारतीय जनता पार्टी से परेशान है, चाहे वो पेट्रोल की कीमत है, डीजल की कीमत हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, हर वो चीज में फेलियर है। उसके अलावा आप बंगाल में आ जाए, बंगाल की बात करते हैं, जब इलेक्शन का समय आता है तो ये CAA की बातें करते हैं, NRC की बात करते हैं, लेकिन जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो ये CAA भी खत्म हो जाती है, ये NRC भी खत्म हो जाती है। ऐसा करने से जनता एक बार धोखा में आ जाते हैं जनता, भोले भाले जनता को 1 बार 2 बार धोखा दिया जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में बार बार जनता को धोखा देना बड़ी मुश्किल है। आपने देखा कि भारत में पेट्रोल की कीमत किस तरह से बढ़ गया है। भारत की पेट्रोल की कीमत के बारे में ये लोग चिल्लाकर स्मृति ईरानी और उनके कई साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के सहकर्मी लोग इस रास्ते पे चिल्लाकर आंसू बहाते थे मगरमच्छ की, और आज वो लोग खुश होकर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का काम है कि देश को चलाना। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि पेट्रोल की कीमत में बढ़े तो मैं क्या करूं, वो तो इंटरनेशनल मार्केट में
मैं उनसे कहूंगा चलिए मैं इसी पे थोड़ा रिएक्शन ले लेता हूं थोड़ा सा। हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय। डॉक्टर अजय, दो चीजें हैं। एक तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जो एआईयूडीएफ का कहना है कि सीएए बड़े मुद्दों में से भी एक बड़ा मुद्दा है असम में, क्या आपकी वहां पर आपका अलायंस है असम में एआईयूडीएफ के साथ? तो दो सवाल मेरे हैं कि पिछली बार अलायंस नहीं था, इस बार अलायंस है, ऐसा क्यों? एक इसका जवाब दीजिए। और दूसरा कि क्या सीएए वाकई वहां आपके अलायंस को असम में या फिर ये कि बगली बंगाल में फायदा पहुंचाने वाला ये मुद्दा? देखिए, पहले प्रश्न तो मैं सुन नहीं पाया, लगातार आवाज उनकी आ रही थी। दूसरा प्रश्न जो है लाभ और हानि का प्रश्न नहीं, मैं पहला प्रश्न आपको सुना देता हूं। पहला सवाल मेरा यह है कि पिछले असम इंतखाब में कांग्रेस एआईयूडीएफ का अलायंस नहीं था, इस बार अलायंस है, क्या वजह है, क्यों? देखिए, जिस तरह पिछली बार कहीं ना कहीं हमारी कमी थी, हम अलायंस में नहीं रहने के कारण वोटों का वितरण हुआ और उसी का गलत फायदा, जैसे दो की लड़ाई में तीसरे को लाभ होता है, वही लाभ हुआ। भाजपा जीती नहीं थी, भाजपा का वोटिंग परसेंटेज आप देख लीजिए कितना है, और इन दोनों को यदि जोड़ देंगे तो क्या स्थिति है पूरा प्रदेश और पूरा देश देख लेगा। लेकिन इस बार सिर्फ ये दोनों पार्टियां ही नहीं, ग्रैंड अलायंस में सीपीआई, सीपीएम और कल अभी 2 दिन पहले तो बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट भी हमारे साथ आ गया है। कहीं ना कहीं उसका भी असर असम की राजनीति पे पड़ेगा। और मुद्दा जो है, हमने विकास का मुद्दा और जो आज जिन कारणों से वहां की सरकार की गलतियों के कारण जो है लोग परेशान हैं और देश की सरकार के कारण जो परेशान है, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, या इसके अलावा पेट्रोल डीजल के दाम का बढ़ता हुआ दाम का मुद्दा है, या वहां पे लोगों का स्वास्थ्य शिक्षा का मुद्दा है, हम उस मुद्दे पर लेकर के असम में जा रहे हैं। हम बंटवारे की राजनीति वाली राजनीति नहीं करते, चाहे वो बंगाल की बात हो या आप कह रहे हम नहीं करते तो कौन करता है फिर? भाजपा हिंदू मुस्लिम धर्म जाति धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है। आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में, चाहे असम में या तमिलनाडु या केरल की बात करें, हर जगह यही काम है इनका, या देश की बात करें। लेकिन इन 5 प्रदेशों में जहां विधानसभा का चुनाव है, आज हमारा मुद्दा विकास का मुद्दा है, सकारात्मक मुद्दा है, बेरोजगारी जो प्रमोद स्वामी जी, क्या आपके मुद्दे को कांग्रेस से ले लिया है? कांग्रेस कह रही है कि उनका मुद्दा विकास का मुद्दा है, वो कह रही है कांग्रेस की बीजेपी जो है वो बांटो और सियासत करो की राजनीति पर अमल कर रही है। हाँ, देखिए, हमने इनका विकास देखा कैसे 15 साल में भ्रष्टाचार और दुर्नीति में लिप्त थे। हमने ये भी देखा कि यहीं से सांसद थे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जी, जो देश के प्रधानमंत्री भी थे, लेकिन 8,000 करोड़ रुपया जो ऑयल रोटी का असम को मिलना था वो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने नहीं देखा। हमने ये भी देखा कि 60 सालों में कांग्रेस के राज में सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज और हमारे 4.5 साल के साल में 9 मेडिकल कॉलेज और एम्स। हमने ये भी देखा कि जो जीएसटीपी जो थी वो 2014-15 में 1,83,798 करोड़ रुपए करीब थी, जो 2019-20 में बढ़कर करके 3,51,317 करोड़ रुपए हो गई। प्रमोद स्वामी जी, इतने आंकड़े आम जनता को याद नहीं रहते, लेकिन ये जरूर याद रहता है कि गैस की कीमत 2 महीने पहले कितनी थी, आज कितनी है। पेट्रोल 2 महीने पहले कैसे लीटर मिला था, आज कैसे मिल रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या बीजेपी को ये महंगाई वाला मामला जो है महंगा पड़ेगा? आपको सारे मुद्दे जनता की अदालत में। आजम भाई, पहले तो जिन्होंने जितना बोला है वो सब झूठे आंकड़े हैं। देश में कितनी यूनिवर्सिटी हमने बनाई थी, इन्होंने एक कॉलेज तक को बनाया नहीं। अरे जनाब, आप कम से कम धैर्य रखिए, आप भी आराम से बात बोलिए, मैं भी अपनी बात। प्रमोद जी, क्या महंगाई का मुद्दा बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है? मैं जवाब दे रहा हूं आपको। मुद्दे यहाँ बहुत से हैं, लेकिन जिस तरह आपने चर्चा आरंभ की, मैं ये कहना चाहूंगा कि एआईयूडीएफ के पास क्या मुद्दा है। बदरुद्दीन साहब क्या अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी। प्रमोद स्वामी जी, क्या बीजेपी को महंगाई का मुद्दा महंगा पड़ सकता है? मेरे को जवाब तो देने दीजिए। बदरुद्दीन साहब ने कहा, प्रमोद स्वामी जी, क्या महंगाई का मुद्दा महंगा पड़ सकता है बीजेपी को? तीसरी बार पूछ रहा हूं, हाँ या ना? अरे मेरे को जवाब तो देने दीजिए। अरे सर, मैं सवाल में कर रहा हूं, आप जवाब दे कहां रहे हैं प्लीज। मैं इंपॉर्टेंट बात है आपके नहीं, मैं एआईयूडीएफ से पूछ लेता हूं ना। सिर्फ बोल रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं। ये क्या लोकतंत्र, देश की हालत क्या बना रखी है? बात तो करने दीजिए। इतने झूठ बोलते देश की हालत इस तरह बना रखी है कि लोग परेशान है तराही पे, और आप झूठ बोले जा रहे हैं। बात तो रखने दीजिए जनाब, कितना झूठ बोले? आपकी सरकार सेंट्रल से लेके स्टेट के तक आप झूठ बोलते हैं। आपकी सरकार थी, आप पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? आपने कहा था कि 71 रुपया वाली सरकार चाहिए या 35 रुपया वाली मोदी जी की सरकार चाहिए, तो कहां गई 35 रुपया वाली सरकार? आपने कहा था कि
सिलेंडर को कम करेंगे। आज 2 महीना में 225 रुपया का कीमत बढ़ चुका है, हर महीना 50 रुपया करके आप कीमत बढ़ा रहे। आपको जरा सा भी शर्म नहीं आती अपनी? देखिए, मैं बहुत माजरत के साथ ये कहना चाहूंगा कि वक्त की कमी है, लेकिन आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने अपना वक्त दिया है। यही कोशिश है कि अवाम या लीडर्स जो है, जब अवाम के साथ उनका राब्ता होता है तो लीडर ये कोशिश करते हैं कि अवाम को किसी भी तरह से अपने पाले में कर लिया जाए, लेकिन अवाम भी देखती, समझती, सुनती है। अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत ज्यादा ऐसे मामले आने वाले हैं जिन पर लगातार बहुत हीटेड आर्गुमेंट होते रहेंगे। शुक्रिया, आदाब।